अपने घर की बालकनी में बेचैनी से टहलती हुई सुरभि जाने कितने साल पीछे चली गई थी। यादों के दरीचे खुल गए थे और ना जाने कितनी बातें उसके मनोमस्तिष्क को मत रही थी। पिछले 18 साल से ऑस्ट्रेलिया में अकेले रह रही थी, किसी से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं थी। जाने कैसे अंतर्मुखी होती जा रही थी। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, सिर्फ 40 साल। इतनी उम्र में तो यहाँ पर लड़कियां शादी करती हैं, पर उसने तो शादी ब्याह की बातों पर जैसे बंधन लगा दिया था। अपने काम से काम और मतलब से मतलब, घर से दफ्तर तक का बधा बधाया रूटीन। उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कुराहट या तो आती नहीं थी या अनुशासन के कड़े अंकुश में स्वयं को बांधकर बैठी थी। शायद उसे लगता था कि वह मुस्कुरा देगी तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। इतनी कम उम्र में इतनी सीनियर पोस्ट पर जो चली गई थी, बड़े बैंक की ब्रांच मैनेजर थी, काफी जिम्मेदारी का काम था। सब उसका सम्मान करते थे। उसके ऑफिस के दोस्त और सहेली नहीं थे, पर बिल्डिंग की एक दो महिलाएं अनचाही ही सहेलियां बन गई थी। कोमल और अमर अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ करीब 10 साल पहले ही उसके पड़ोस में आए थे। नए नए थे, बहुत सी बातें पता नहीं थी तो कभी उससे पूछ लेते और वह उन्हें खुशी खुशी समझा देती। एक दिन रविवार को घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला, देखा हाथ में प्लेट लिए कोमल बाहर खड़ी थी। आज घर में पूजा थी, उसी का प्रसाद है, कहते हुए प्लेट सुरभि को पकड़ा दी। जाने क्यों सुरभि को अच्छा लगा और उसे अंदर आने का न्योता दे दिया। छोटी सी प्रिया को गोद में थामे कोमल तुरंत अंदर आ गई, जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी। घर की हर सामान को देखती रहती, फिर धीरे से बोली, दीदी आपका घर इतना साफ कैसे रहता है? सुरभि ने मन में सोचा, गंदा करने के लिए है ही कौन, पर मुस्कुराकर बोली, आओ बैठो, चाय पियोगी? हाँ, एक कप चाय मिल जाएगी तो सारे दिन पूजा के पकवान बनाने की थकान मिट जाएगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। टी बैग वाली लोगी या मसाले की? उसने पूछा। दीदी मसाले वाली होगी तो मजा आ जाएगा, पर कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना आपको? इसमें तकलीफ कैसी? कहते हुए सुरभि अदरक कूटने लगी। चाय लेकर आई तो देखा कोमल प्रिया को सोफे के एक तरफ सुला चुकी थी और सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गई थी, जैसे जाने कितनी थकी हुई हो। दीदी आप कितनी अच्छी हो, कहते हुए चुस्की लेकर चाय पीने लगी। विदेश में माँ बहन तो है नहीं, कितना काम करना पड़ता है यहाँ बच्ची के साथ। आपको देखती हूँ ना तो अपनी बड़ी बहन याद आ जाती है, वह कह रही थी। उसे दिलासा देते हुए सुरभि ने कहा, कोई बात नहीं, जब मन चाहे आ जाया करो। उसने प्रिया की तरफ नजर डाली। गोल मटोल गेहूं रंग की छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची कितनी निश्चिंतता से सो रही थी। उस दिन कुछ देर साथ बैठकर कोमल चली गई। जितनी देर बैठी अपने परिवार को याद करती रही। वहां होती तो कितना सुख होता, कोई काम ना करना पड़ता, प्रिया के साथ कितनी हेल्प मिल जाती, आदि आदि। तब से कोमल कभी कभार आ जाती। सच है, परदेश में भारत बहुत याद आता है। यहाँ तो लगातार काम का बोझ लगा रहता है, नौकर चाकर तो होते नहीं है, कितनी हेल्प मिल जाती है वहाँ। नौकर या मेड कितना ख्याल रखते हैं। घर की दूसरी तरफ सुवर्णा रहती थी। सुवर्णा मुंबई महाराष्ट्र की थी। दिन में चाइल्ड केयर में काम करती और शाम को म्यूजिक सिखाती थी। लगभग रोज शाम म्यूजिक सीखने कुछ लोग उसके घर आते थे। उसका पति बस चलाता था। बच्चे बड़े हो गए थे, एक यूनिवर्सिटी में था और दूसरा हाई स्कूल में। कभी आते जाते सुवर्णा से हेलो हाय हो जाती। इतने सालों में सब कुछ बदल गया था। अनेक खूबसूरत घर टूट गए थे और उनकी जगह बहुमंजिला फ्लैट बन गए थे। उसके घर के पास चारों तरफ जाने कितनी खिड़कियां और दरवाजे बन गए थे। काम से जैसे ही घर पहुंचती दरवाजों खिड़कियों को बेइज्जती, लड़ाई झगड़े या म्यूजिक की आवाज सुनाई देती। पूरे हफ्ते काम, शनिवार को घर की सफाई और फल सब्जी ग्रोसरी, और रविवार को आराम या कोई पिक्चर देख लेना। यही रूटीन था उसका। और अब यह खबर जिसकी उसे सालों से प्रतीक्षा थी। 10 साल पहले आता तो पांव जमीन पर ना पड़ते, पर अब इस तरह अचानक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चहलकदमी बंद कर एक कप कॉफी ले अपने सोफे पर आ बैठी। विगत जैसे उसे कैलेंडर के पन्नों में 18 साल पीछे ले गया, जब वह सीए कर रही थी। तभी तो वो मिली थी राघव से। लाइब्रेरी में एक ही किताब ढूंढते हुए वे टकरा गए थे। किताब की एक ही कॉपी थी तो राघव ने उससे कहा, ठीक है पहले आप पढ़ लो, बाद में मैं, पर जिस दिन लाइब्रेरी में वापस दो प्लीज मुझे फोन कर देना ताकि कोई और ना ले जाए, ये मेरा नंबर है। कहते हुए उसने स्टिकी नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। पढ़कर किताब जमा करने के पहले उसने राघव को फोन किया। जब सुरभि पहुंची तो वह बाहर ही खड़ा था। किताब लेने देने की प्रक्रिया हुई। जब लाइब्रेरी से निकले तो राघव ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलकर कॉफी पिए, थोड़ा किताब पर डिस्कशन भी हो जाएगा। सुरभि को ये आइडिया अच्छा लगा। वही पता लगा कि राघव आईएएस की तैयारी कर रहा है। राघव जितना देखने में अच्छा था उससे ज्यादा बातें करने में, जाने कैसे दुनिया भर का ज्ञान था उसको। सुरभि भी क्या कम थी, पढ़ने का शौक तो बचपन से था, खूबसूरत भी थी, घर की लाडली थी, पर अनुशासन प्रिय, पापा से डरती थी। माँ अक्सर उसकी नजर उतार देती। छोटा भाई शैलेश इंजीनियरिंग कर रहा था। दादा दादी के साथ पुश्तैनी बड़े घर में पूरा परिवार रहता था। राघव से बातचीत शुरू हुई तो शीघ्र ही मुलाकातों में बदल गई। कब वे एक दूसरे को दिल दे बैठे पता ही नहीं चला। अक्सर राघव से कहता, सुरभि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो हंस देती और कहती, राघव तुम्हारे साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वादा करो मुझसे दूर नहीं जाओगी। एक दिन वह बोला, तो शादी कर लो ना मुझसे। वो शर्मीली हंसी हंसती थी। अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ बस, एक दिन तुम्हें डोली में बिठा कर ले जाऊंगा, उत्साह से उसने कहा। दिन बड़े अच्छे बीत रहे थे, मिलना जुलना तो होता था, पर दोनों अपने कैरियर पर फोकस कर रहे थे। और फिर वह दिन आया जब राघव आईएएस में सिलेक्ट हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। सुरभि भी खुश थी,
उसने राघव से फोन पर पार्टी मांगी और जल्द ही उसका इनवाइट आ गया। ताज पैलेस के रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ। उसी दिन गुलाबी रंग का सूट, उसके ऊपर कढ़ाईदार शॉल पहन कितनी जच रही थी सुरभि। गले और कान में भी हल्की सी ज्वेलरी पहन ली। राघव भी आज सूट पहनकर आया था, बड़ा हैंडसम लग रहा था। सुरभि ने सोचा। आगे बढ़कर राघव उसे टेबल तक ले गया। खाने पीने के बीच ही राघव ने बताया कि उसके परिवार में सब बहुत खुश हैं। माँ, पापा और बड़े भाई सबके बधाई संदेश आए हैं। चलने के पहले बड़े स्टाइल से घुटने पर बैठते हुए उसने गुलाब के एक फूल के साथ प्रपोज किया। मुझसे शादी करोगी सुरभि? सुरभि को याद है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आगे बढ़ के बड़ी अदा से उसके हाथ से गुलाब लेते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी राघव, पर पापा से आकर परमिशन लेनी पड़ेगी। कहते हुए सुरभि मुस्कुरा दी। तय हुआ अगले रविवार राघव उसके मम्मी पापा से बात करेगा। उसने माँ को बता दिया था, माँ, अगले रविवार को मेरा एक दोस्त मिलने आना चाहता है, ठीक है ना? पापा से पूछ लोगी ना? आप दोनों का मिलना जरूरी है। माँ ने हंसकर कहा, ये कोई खास दोस्त लगता है तुम्हारा। शर्मा कर वो माँ से लिपट गई थी। माँ, बहुत अच्छा है राघव, आईएएस में सिलेक्ट हो गया है। उसका एक बड़ा भाई और मम्मी पापा सब दिल्ली में रहते हैं। आपको जरूर पसंद आएगा। प्लीज पापा को मना लोगी ना? एक ही सांस में कह गई थी सब। उसे यकीन था सब ठीक होगा। 2 दिन बाद रविवार को नियत समय पर राघव घर आया। पापा ने दरवाजा खोला और राघव को अंदर बुलाया। हल्का सा नर्वस तो था राघव, पर नमस्ते कहते हुए अंदर आ गया। चाय पर बैठे तो माँ ने चाय के साथ समोसे, कटलेट्स और घर का नाश्ता रखा। पापा राघव की हर बात को जैसे ध्यान से देख रहे थे। चेहरे के बारे में पूछने के बाद पापा पूछ रहे थे, तो तुम लोग भी ब्राह्मण हो ना हमारी तरह? राघव उनके इस अचानक पूछे गए प्रश्न से घबरा गया। जी नहीं। तो तुम्हारा पूरा नाम तो पूछा ही नहीं। जी, राघव कुमार। पर जाति क्या है? उनके इस अकस्मात प्रश्न से सब चौंक गए। पापा तो इतने दकियानुसी नहीं थे। सुरभि चौंक गई। जवाब के लिए सब राघव की तरफ देखने लगे। राघव का चेहरा जैसे लाल हो उठा। धीरे से बोला, अंकल, वी आर शेड्यूल कास्ट। पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उठ के खड़े हो गए। अरे, हम उच्च वर्गीय ब्राह्मण सोच भी नहीं सकते अपनी बेटी शेड्यूल कास्ट लड़के से ब्याह है। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझ नहीं आता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की? कहते कहते उनकी आवाज ऊंची हो गई। राघव इस अपमान के लिए तैयार नहीं था। उठा और कहने लगा, गलती हो गई अंकल, आप जैसे पढ़े लिखे असभ्य लोगों के घर सुरभि कहाँ से पैदा हो गई, समझ नहीं आता। मेरे पापा भी कलेक्टर हैं, माँ बिजनेसमैन घर से है। आप जैसे लोग ही देश की उन्नति नहीं होने दे रहे। कहते कहते वो घर से चला गया। सुरभि क्या करती? अपने पापा से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो उसे कदापि नहीं थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पापा कह रहे थे, एक राजकुमार से होगी मेरी सुरभि की शादी। उच्च ब्राह्मण कुल के जाने कहाँ से चले आते हैं लोग। कम से कम सोचा तो होता। और सुरभि कान खोलकर सुन ले, आगे से इस तरह के लोगों को घर में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रोते रोते सुरभि अपने कमरे में निढाल से बिस्तर पे ढह गई। ये राघव का नहीं, उसका अपमान किया था पापा ने। राघव को बहुत बार फोन किया, हर बार फोन बंद मिला। उसके दोस्त से पता लगा कि राघव ट्रेनिंग पर चला गया है, फिर जॉब पर चला जाएगा। उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। राघव को कैसा लगा होगा? वह तो इस अपमान के लिए बिल्कुल तैयार न था। माँ को उससे सहानुभूति थी, पर पापा जिद में थे और दादा दादी तो अपने उच्च वर्गीय संस्कारों में ही उलझे रहते। अब सुरभि का मन घर में न लगता। उसके लिए जोर शोर से रिश्ते तलाशे जा रहे थे। उसकी सहेली विद्या ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आवेदन कर रही थी। सुरभि ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। 8-9 महीने में उसकी औपचारिकताएं पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया का टिकट भी चुपचाप खरीद लिया। दोस्त के यहाँ कुछ दिन रहने का बहाना बनाकर उसने सूटकेस पैक किया। मन बदल जाएगा बच्ची का, माँ ने पापा को मनाया। पापा ने उसे ड्राइवर के साथ विद्या के घर छुड़वा दिया। 2 दिन बाद दोनों लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट ले ली। हालांकि सुरभि ने आने के पहले माँ पापा को पत्र लिख दिया था, ये भी कि उसे रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ ले, पर राघव के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। उसे पता था कि उसके आने के बाद माँ रो रो के बुरा हाल कर लेगी, दादा दादी की नाक कट जाएगी और पापा उच्च ब्राह्मण परिवार के होने के दंभ में उसे गालियां देंगे। अब जो भी होना है वो हो। ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की जरूरत थी और विद्या को टीचिंग में जाना था। सुरभि को बैंक में टेलर की नौकरी मिल गई। दोनों अपनी इस जिंदगी से खुश थे। उन्हीं दिनों विद्या की मुलाकात अभय से हुई। अभय इंजीनियर था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। विद्या और अभय बाद में अमेरिका चले गए और सुरभि वहीं अपनी नौकरी को समर्पित हो गई। कुछ साल में ही यह 2 बेडरूम वाला यूनिट भी खरीद लिया। ऐसा नहीं कि इन 18 सालों में उसे लड़के नहीं मिले, पर मन में बसे हुए राघव को कैसे निकालती और उसे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से लाती। सच है, मन ना ही 10-20। आने के 2 साल बाद ही विद्या के माध्यम से भाई ने उसका नंबर ढूंढ लिया था। दीदी, बहुत याद आती है तुम्हारी, माँ भी तुमको मिस करती है। माँ कह रही थी, सुरभि कब आओगी? सुरभि को पता था वह उस घर में कभी नहीं जाएगी जहाँ उसके सपनों के महल ढह के गिर पड़े थे, जहाँ उसके राघव को बेइज्जत होकर जाना पड़ा था। इसी बीच उसका भाई ऑस्ट्रेलिया आ चुका था कि उसकी शादी में भी वह नहीं गई थी, तो वही पत्नी को लेकर आ गया था। उसी ने फोन पर बताया था जब दादा और दादी का स्वर्गवास हुआ। माँ कुछ टूटी उदास रहती थी और सुरभि उसके आंसू रिश्ते रिश्ते जाने कब उसके सीने से गांठ के रूप में उभर आए थे। 36 साल की उम्र में ही उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सीने पर उभरा लंप बड़ा हो गया है। चिंता हुई, डॉक्टर को दिखाया तो तुरंत मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करवाने की राय दी और फिर आनंद फानन में सारे टेस्ट और बायोप्सी भी हो गई। पता लगा ब्रेस्ट में कैंसर फैल चुका है। मन इसके लिए तैयार न था, सोच भी नहीं सकती थी, पर डॉक्टर कह रहा था
जल्दी से जल्दी सर्जरी करवानी पड़ेगी, राइट ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। सो जल्दी ऑपरेशन की डेट फिक्स हुई। वैसे भी सुरभि को इन मकसद से लगाव भी कैसा, जिसे खुद से अधिक लगाव ना रहा हो वो क्या सोचे। जो सुख उसने राघव के नाम कर रखा था वह तो मिला नहीं, और फिर स्त्री होने ना होने का सबूत सिर्फ बख्शी तो नहीं होते। फिर भी मन जाने क्यों घबराने लगा। कैंसर का नाम ही कुछ ऐसा है। अमेरिका में विद्या को फोन किया तो तुरंत अभय के साथ पहुंच गई। उसके आने भर से बहुत हिम्मत मिली। दोनों रात देर तक बतियाती रही। राघव को याद कर सुरभि एक बार फिर भावुक होकर रह गई। सच तो ये है कि अपनी किस्मत बनाने में विश्वास करने वाली सुरभि मानने लगी थी कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होना था। जाने क्यों नहाने के बाद आईने पर नजर पड़ गई। अब तक तो कैंसर के हिसाब से वक्षों की जांच की थी, पर आज एक बार भरपूर नजर से खुद को देखा उसने। उसे लगा वह माँ जैसी ही सुंदर है। वही नाक नक्श रंग, लंबी गर्दन, बड़ी आंखें, फूल की कली से होठ और सदी हुई देह। अपने वक्षों पर निगाह पड़ी। राइट ब्रेस्ट को हाथ में थाम थोड़ी देर देखती रही। कहीं कैंसर के कोई लक्षण नहीं, शायद झूठ बोल रहा है डॉक्टर। पर रिपोर्ट्स का क्या करती, वो तो सच थी ना। कई दिनों बाद उसने बाथरूम के फुल मिरर में खुद को देखा था। उसकी पूरी देह किसी फिल्म एक्ट्रेस से सुंदर थी, और उम्र क्या थी उसकी। इससे ज्यादा कुछ सोचती कि बाथरूम के दरवाजे पर विद्या ने दस्तक दी। कितनी देर लगाएगी, लेट नहीं हो सकते माय डियर। उसने अपने राइट ब्रेस्ट को आखिरी बार निहारा, सहलाया और जैसे प्यार से गुड बाय कह दिया। विद्या और अभय के साथ कार में अस्पताल जाते समय रास्ते में कोई कुछ न बोला। सब तनाव में थे। ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले अभय ने उसके माथे को चुमा। सब ठीक होगा सुरभि, तुम जैसी बहादुर लड़की का कैंसर तो क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यू आर अ विनर। विद्या उसका हाथ थाम कर बैठी रही। सुरभि को इस विकट स्थिति में न माँ याद आई, न भाई और न पापा। याद आया तो राघव। लगा राघव ने उसका हाथ थाम लिया है और कह रहा है, सुरभि स्टे स्ट्रॉन्ग, मैं हूं ना। तन से भले दूर हूं पर मन से पास हूं। ऑपरेशन ठीक हो गया। जब होश आया तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर में थी। आंखें खुली तो नर्स की आवाज सुनाई दी, पेशेंट को होश आ गया है। लगा कोई उसके माथे पर हाथ फेर रहा है। स्पर्श चिर परिचित लगा। नजर पड़ी तो माँ थी, आंखों में आंसू लिए कह रही थी, मैं आ गई हूँ सुरभि, तुम्हें बिल्कुल ठीक करके ही वापस जाऊंगी। कितना तकलीफ सहा अकेले मेरी फूल सी बच्ची ने। माँ उसके हाथों को चूम रही थी। विद्या ने उसकी तरफ देखा, बोली, माफ करना सुरभि, तुमसे पूछे बगैर माँ को बुला लिया। सच में उस दिन सुरभि को विद्या पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। जाने क्यों माँ की गोद में सिमट कर सो जाने का मन किया। उनसे लिपट कर रोने का मन किया। जैसे एक छोटी बच्ची जब चलते चलते थक जाती है ना, तो माँ की गोद में जा बैठती है और सारी थकान भूल जाती है। अस्पताल से तीसरे दिन छुट्टी मिल गई और सुरभि घर आ गई। विद्या एक हफ्ते बाद वापस चली गई। उसके जाने के बाद माँ ने ही 6 महीने उसका ख्याल रखा। खाने में आंवले का मुरब्बा, जूस, कच्ची हल्दी के साथ दूध, मंत्रों का निरंतर जाप, यही माँ का रूटीन था। कभी कभी सुरभि स्वयं को गिल्टी समझने लगी थी कि जिस उम्र में माँ को आराम मिलना चाहिए था, उस उम्र में उन्हें उसकी सेवा करनी पड़ रही है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के सेशन चलते रहे। इस बीच भाई भाभी भी उसे देखने आए, पर पापा, वे शायद उसे माफ ना कर सके थे, या फिर अपराध भाव पर उन पर इतना हावी हो चुका था कि बात करने की हिम्मत भी ना जुटा पाते थे। माँ से ही उनके बारे में पता चलता। उसके पीछे शायद वे माँ से ही उसका हालचाल पूछ लेते थे। माँ का वीजा 6 महीने का था, तब तक सुरभि संभल गई थी, काम पर भी जाने लगी थी। इस बीच अभय और विद्या के भी कई बार चक्कर लगे। सुरभि और माँ को लेकर कभी कहीं पार्क में या समुद्र तट पर घुमा लाते, हंसी मजाक कर माहौल हल्का बनाए रखते। 6 महीने के बाद माँ चली गई, पर अपने प्रेम का अथाह खजाना उसके पास छोड़ गई। उनसे गाहे बगाहे अब बातचीत होने लगी थी। भाई के बच्चे हुए तो सुरभि ने उनके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीद कर भेजे। उसका कैरियर भी अच्छा चल रहा था, लगातार प्रमोशन मिल रहे थे, और अब पिछले 5 साल से वह ब्रांच मैनेजर है। अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है उसने। राघव को भूल गई हो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका पहला और आखिरी प्यार था राघव। उससे मिलने की आशा भी अब नहीं रही थी, लेकिन आज जब से उसका मैसेज आया है वो समझ नहीं पा रही है। राघव ने लिखा है कि वह परसों ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है, सुरभि से मिलेगा। तो 18 साल पुरानी सभी यादें मन में चलचित्र की तरह घूमती जा रही है। सोच रही है कैसे मिलेगी उससे, अपने राघव को कैसे बताएगी कि वह पहले जैसी नहीं रही। अब मिलकर क्या करेगा वह, अब वह अधूरी सी है। उसके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। कैसे कहेगी उससे कि उसकी एक ब्रेस्ट नहीं है, उसकी जगह प्रोस्थेटिक इम्प्लांट है। फिर ख्याल आता है कि अरे कब तक तो राघव की शादी हो गई होगी। कितनी पागल है वह, क्या पता अपनी पत्नी बच्चों के साथ घूमने आ रहा हो, या हो सकता है किसी ऑफिशियल काम से आ रहा हो। किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर जाने क्यों राघव की यादों में और उलझती जा रही थी। विश्वास नहीं होता कि परसों राघव ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, पर अच्छा तो यह है कि उसे कुछ पता ना चले। पहले की तरह हंसती मुस्कुराती उससे मिले, और फिर पापा की बात की माफी भी मांग ले। उठकर जल्दी से ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट बुक किया। कई साल बाद थोड़ा अच्छा लगने का मन किया। अगले दिन राघव का मैसेज था, सुरभि एयरपोर्ट आओगी क्या लेने। मना कैसे करती, बहुत कंफ्यूज थी। उसने जवाब दिया, यस आई विल बी देयर। अगले दिन सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से राघव आ रहा था। सुबह जल्दी उठी, घर ठीक ठाक किया, फिर लगा धत पागल है पूरी, वो घर में थोड़ी रहेगा। और शायद अब उसके मन में पिछली बातें ही ना हो, क्या पहने। राघव को कौन सा रंग पसंद था, जल्दी से ड्रेस निकाली, पसंद आई तो फिर वही पिंक रंग की। जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप लगाया और एयरपोर्ट की ओर चल दी। पार्किंग में गाड़ी लगा एयरपोर्ट में जाकर इंतजार करने लगी।
ऑस्ट्रेलिया में कल रात हल्की बारिश हुई थी। सब कुछ धुला धुला और साफ था। सूरज की नरम किरणें एयरपोर्ट के बाहर जैसे राघव के स्वागत में सोना बिखेर रही थी। थोड़ी देर बाद जब दिल्ली से आने वाले यात्रियों का आना शुरू हुआ तो जाने क्यों सुरभि का दिल धड़कने लगा। भले ही इतने साल बीत गए हो, पर वह राघव को किसी भी रूप में पहचान लेगी। 2 साल इतने करीब से देखा है उसे। तभी उसे लगा दूर से कोई हाथ हिला रहा है। फ्रेंच कट दाढ़ी में एक हैंडसम सा आदमी। अरे ये तो मेरा राघव है। कितना मैच्योर्ड, कितना हैंडसम। फिर उसके साथ चलती महिला को देखकर ठिठक गई। लगा शायद वह उसकी पत्नी हो, पर जल्द ही ये गलतफहमी भी दूर हो गई जब वह महिला अपने परिचितों से जा मिली। राघव की आवाज से चौंकी। गले नहीं मिलोगी सुरभि? इतने साल बाद मिली हो, कहाँ खोई हुई हो? उसके कंधे पर हाथ रख राघव कह रहा था। उसने कुछ दूरी पर रहकर उसे गले लगाया, एक दोस्त की तरह। हवा में हल्की सी ठंडक थी। राघव एक पर रुका और कोट पहनने लगा। ट्रॉली सुरभि ने थाम ली। कोट पहनकर जाने क्यों वह अचानक झुका और घुटने के बल बैठकर अपने कोट से एक डिब्बी निकाली और नाटकीय अंदाज में उसका हाथ थाम वह उत्साह में जोर से बोला, विल यू मैरी मी सुरभि? आसपास के लोग ठहर गए। सब उन्हें देखने लगे। पास खड़ी लड़कियां और औरतें ताली बजाने लगी और सब लोग उसमें शामिल हो गए। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, यस से यस, ही इज अ हैंडसम मैन, ही लव्स यू, मैरी हिम। और इससे पहले कि सुरभि कुछ समझ पाती, संभल पाती, कुछ कहती, उसके मुंह से निकल गया, यस राघव। राघव ने कब 2 कैरेट सॉलिटेयर हीरे की अंगूठी उसकी अंगुली में पहना दी, उसे पता ही नहीं चला। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सुरभि का हाथ थामे ट्रॉली धकेलते राघव कह रहा था, थैंक यू सुरभि, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है आज। जाने क्यों सुरभि फिर चिंता में डूब गई। पर राघव, एक बार बात तो कर लेते, अचानक कर दिया ये सब। मैं कुछ बताना चाहती थी तुम्हें। राघव ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुरभि ने लगभग चिल्लाकर कहा, मेरी बात सुनो राघव। हाँ जानता हूँ, यही कहना था ना कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर था, तुम्हारी एक ब्रेस्ट नहीं है, तुम अधूरी हो, यही सब बुलशिट ना? यही बताना चाहती हो ना मुझे? ये सब मुझे तुम्हारे पापा ने पहले ही बता दिया है। और सच तो ये है कि उन्होंने ही मेरा फोन नंबर ढूंढकर मुझे फोन किया और तुम्हारे बारे में बताया। और इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी समग्रता के साथ स्वीकारा था। मुझे भी तुम कुछ भी हो सकता था, तो क्या मुझे छोड़ देती? शरीर का कोई एक अंग मात्र नहीं हो। और तुमने भी तो शादी नहीं की अब तक, तुम भी तो नहीं भूली ना मुझे। मुझे पता था एक दिन हम दोनों अवश्य मिलेंगे। सुरभि, वी आर मेड फॉर ईच अदर। पापा ने, उन्होंने तुम्हें फोन किया? सुरभि को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। जाने कैसे बिना पल के झपकाए उसकी बात सुनती रही। जाने कब पापा के लिए उसका सारा आक्रोश आंसू में बह निकला। राघव के कोट के अंदर सिर छिपाए वो आंसू बहाने लगी। राघव उसकी पीठ सहला रहा था। तुम औरतें भी अजीब हो, लगता है रोना तुम्हें बहुत पसंद है। खुशी के मौके पर भी रोती हो और दुख के मौके तो ढूंढ ही लेती हो। चलो गाड़ी का बूट तो खोलो। आंसू पोंछ सुरभि ने पर्स से कार की चाबी निकाली। राघव बूट में से सूटकेस रख उसके बगल में आ बैठा। घर ले चलोगी ना अपने? उसने आंखों में सुरभि के प्रश्न को जैसे पढ़ लिया। कार चलाते हुए सुरभि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे इतनी सारी खुशियां उसकी झोली में गिर गई। राघव तो मिला ही, पापा का लाड भी वापस मिल गया। आसमान अब साफ हो गया था और सूर्यदेव जैसे मुस्कुराकर आशीष